सो हेलो एवरीवन, मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं आईएससी 12 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से जिनका 2025 21 ऑफ फरवरी को एग्जाम है। इस पर्टिकुलर सेशन का दो ऑब्जेक्टिव्स है। दोनों ऑब्जेक्टिव्स को इस वीडियो के सुनने से पहले, देखने से पहले ध्यान से समझ लो। पहला ऑब्जेक्टिव है कि मुझे जो लगता है, जो मैंने ओवरऑल लास्ट 10-15 साल के पेपर्स एनालाइज किए हैं, है ना, उसमें मुझे जो समझ में आया कि यार ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं ना उसके बेसिस पर एक पेपर ही बना दिया, एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपका बोर्ड एग्जाम्स होता है। सर एमसीक्यूज बस जो है वो मैंने एंड में डाला है, ऑब्वियसली एमसीक्यू शुरू में आता है, एमसीक्यूज को लास्ट में मैंने पिच इन किया है, ठीक है, तो वो रिलैक्स करना, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 1 तो ये हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जब मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड बोल रहा हूं तब मेरा बोलने का मतलब है उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से छपा छपाया क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, पक्का है आएगा। मतलब आप लोग अगर ये जो अभी डिस्कशन होने वाला है इस सेशन का वो सुन लो तो चांसेस आर कि 60-70 मार्क्स 80 में से तो तुम लोग सुन के जाओगे क्लास से। पर हाँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि इसका मतलब है बस ये सुन लिया और फिर चले गए। नहीं, अपना जो पढ़ाई का प्रोसेस है, अपना जो तुम्हारा रिवीजन स्टाइल है वो तुम अपना पूरा करो ना। अपने जो क्लास के नोट्स बनाए हैं उसको तुम पूरा करो, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो। राइट? यस सर, हमें बात समझ में आ गया। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि तुम्हारे साथ जो है वो इंपॉर्टेंट जो मेरा प्रेडिक्शंस है एग्जाम के लिए टॉपिक्स, वो मैं तुमको करवा दूं। उससे रिलेटेड भी कुछ रहेगा ना तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, उसके बाद एक बार मैंने बात करना खत्म कर दिया तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं उनका पर्सनली कुछ डाउट्स हमारे पास आ रखा है वो मैं लूंगा, या फिर किसी स्टूडेंट को कोई पर्सनली बात ही करना है क्लास में इको के डाउट से रिलेटेड तो वो भी। सेशन ऑन रहेगा, रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा, तो आराम से बाकी स्टूडेंट्स जो इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे वो भी सुन सकते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये जो पेपर है, अच्छा एक और क्वेश्चन आएगा कि ये जो पेपर है सर हमें ये कहां से मिलेगा इसका पीडीएफ। सर इसको मैंने 2 दिन पहले ही केडिया क्लासेस के ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल्स के सेक्शन में एक फोल्डर बना हुआ है गेस पेपर नाम का। अभी इको एग्जाम आ रहा है आपका, तो मैंने इको का गेस पेपर के ऊपर काम किया है। उसी तरीके से आई विल वर्क ऑन मैथ्स एंड मैथ्स का सेशन होगा, कॉमर्स का सेशन होगा, मतलब जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनका सेशंस होते चला जाएगा एज एंड व्हेन द एग्जाम्स आर ऑन द वे। राइट? तो वो चीज है। अब शुरू करते हैं सर बातचीत को। पहला क्वेश्चन क्या है इधर पे देखते हैं। अच्छा, और फिर से बोलता हूं एमसीक्यूज है, लास्ट में डाल रखा हुआ एमसीक्यूज को, ठीक है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है तो सुनते चलना, है ना। डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन व्हेन इट कैन बी नेगेटिव। मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं, सुनते चलना। इसका मतलब है ये क्वेश्चन बाय द वे 3 बार एग्जाम में आ चुका है, 2015, 2016, 2018, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका है 2020, 2021 और 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका है। सर आपको ये सब याद कैसे है? अरे याद कुछ नहीं है, मैं नीचे में एक एनालिसिस डाला हूं। कहां गया? ये रहा। ये नीचे में मैं एक एनालिसिस डाल रखा हूं, कब कहां आया है। 2018 के पहले का मैंने इसमें डेटा इनपुट नहीं किया है, वो मैंने, मेरे को दिमाग में याद रह गया तो मैं बोलते चला जा रहा हूं, तो वो यहां पर आया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर किसी को ये चाहिए तो वो यहां पर आपके पीडीएफ में ऑलरेडी अटैच्ड है। समझ में आ गया सर? बात समझ में आ गया? अच्छा, ठीक है सर। तो आते हैं, आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं। डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल वर्ड जब भी एग्जाम में दिख जाए, कॉस्ट के सेंस में, रेवेन्यू के सेंस में, हम लोग क्लास में बोले हैं एडिशनल वर्ड को नहीं भूलना। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द change in total utility due to one additional unit consumed, full stop. Why is it negative, or sorry, when is it negative? When total utility starts falling, mu becomes negative. अब दो तरीके के स्टूडेंट है हमारा यार। अब हम आप लोगों का हमारा रिकॉर्ड रहा है 100 में 100 लाने वाला। कुछ जो हमारे साथ क्लास 10 से एसोसिएटेड है उनको मैं ये बात तब 10 में बोला था, अभी 12 में आप लोग को बोल रहा हूं। आधे से ज्यादा बच्चे यहां पर आंसर रोक देंगे, अपने नहीं रोकेंगे, अपने और घुसेंगे, अपने
कम से कम एक छोटा सा टेबल जिसमें 5 ही यूनिट्स का कैलकुलेशन हो और डायग्राम हो, वो बना के आएंगे। सर पर क्वेश्चन 2 नंबर का था, डजंट मैटर, तुम 100 टारगेट कर रहा है, हर कोई नहीं। जो मैं लिखता मैं वो बता रहा हूं। मेरा 90 के नीचे आया नहीं, ये शो ऑफ नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं कि इसीलिए तुम लोग तो मेरे पास आया है ना। तो बता रहा हूं मैं लिख के आता, किंतु परंतु जो लोग कर रहे हैं करते रहो। मैं आंसर डिस्कस कर दिया। सर एक बार डायग्राम याद दिला दोगे क्या? हाँ, डायग्राम अभी मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, आप लोग एग्जाम में फ्री हैंड डायग्राम नहीं बनाओगे, बराबर बात है। सर देख लो, ये वाई एक्सिस हो गया अपना, ये एक्स एक्सिस हो गया अपने लोग का। हाँ, टीयू और एमयू आपको एक डायग्राम में दिखाना है या 2 डायग्राम में, वो आपका मर्जी है, दिखाया जा सकता है, कोई चक्कर नहीं है। ये देखो दिखाता हूं, टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ता है फिर गिरता है। टोटल यूटिलिटी कभी भी जो है एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्वांटिटी मेजर करता है और ये आपका यूटिलिटी मेजर करता है ना, ये याद रखिएगा। और फिर ग्राफ नीचे में लिखेंगे, ग्राफ शोइंग टीयू एमयू। ग्राफ क्या दिखा रहा है वो भी हर ग्राफ के नीचे लिखोगे, बार बार बोल रहे हैं। जब टीयू और एमयू शुरू होता है तो सेम पॉइंट से शुरू होता है, जब टीयू मैक्स होता है तब एमयू जीरो होता है, जब टीयू फॉल होता है एमयू नेगेटिव हो जाता है। ये दो दो और एक टेबल बना देना, याद है तो टेबल, यूनिट्स टीयू और एमयू का वैल्यूज तुम अपने हिसाब से डालो। अब तुम्हारा 2 में 2, टीचर को पाप लग जाएगा अगर वो काट दिया तो। स्टूडेंट से नहीं, भगवान से तो डरता ही होगा, तो पक्का फुल मार्क्स देगा। आगे बढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन आने वाला है। अब मतलब जब मैंने बोला डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट कैन बी नेगेटिव, मतलब मैं तुमको ये भी समझा दिया कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। मैं तुमको ये भी समझा दिया कि रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू भी पूछ सकता है। तुम समझ रहे हो ना, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर कर दिया मैं। आएगा ही आएगा, सुन लो, आएगा ही आएगा क्वेश्चन का। अच्छा चलो, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू बता भी देता हूं। व्हेन टीयू राइजेस एमयू फॉल्स, व्हेन टीयू मैक्स एमयू जीरो, व्हेन टीयू फॉल्स एमयू नेगेटिव। व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन फंक्शन? कोई भी फंक्शन आ जाए, तुमको एग्जाम में याद नहीं आए, सीक्रेट बता देता हूं अभी। कॉस्ट फंक्शन हो, चाहे प्रोडक्शन फंक्शन हो, चाहे डिमांड फंक्शन हो, चाहे सप्लाई फंक्शन हो, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो what is production function? Production function is the relationship between quantity produced and the factors determining the quantity produced. Q is the function of generally capital and labor, generally K, L. अच्छा, ये कभी पूछेगा नहीं तुमसे, ये हायर लेवल्स के लिए है, पर अगर पूछ लिया अपने को डर नहीं लगता है। कौन प्रोडक्शन फंक्शन का ये डेफिनेशन तुमको बताया कि प्रोडक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग द गिवन इनपुट। अगर तुमसे पूछ लिया कि ये डेफिनेशन किसने दिया है, बता देते हैं, प्रोफेसर सैमुअल्सन का डेफिनेशन है ये। अपना जबरदस्ती ज्ञान मत लिख के आना, मांगेगा नहीं, नहीं मांगेगा, इसलिए मैं लिखा भी नहीं कि हु गिव द डेफिनेशन, बस बता दिया प्रोफेसर सैमुअल्सन। अगर प्रोडक्शन डेफिनेशन कौन लिखा आया तो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। जब मैंने तुमको प्रोडक्शन फंक्शन बताया, अब इसके अंदर मैं ना एग्जाम में दोनों लिखूंगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड, शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल, एंड अदर्स आर वेरिएबल, बराबर बात है ना। एंड इन लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। और जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लिखोगे तो कैपिटल के ऊपर ऐसे डब्बा बनाया हुआ होना चाहिए, जिसका मतलब है कैपिटल कांस्टेंट है शॉर्ट रन में, यस और नो। और लॉन्ग रन में तो सभी वेरिएबल है, तो के कॉमा एल ऐसे लिख सकते हैं। अब काट नंबर, समझ में आया क्या? जी सर, बात समझ में आता है। नेम द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड एक्सप्लेन व्हाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में आ गया किसका बात चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में एआर और एमआर इक्वल होता है? कौन सा में? परफेक्ट कंपटीशन में। सर हमें ये डायग्राम याद आ गया, परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम भी लिख कर आएंगे, जहां पॉसिबिलिटी हो डायग्राम बना के आएंगे। बाय द वे, प्राइस को एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं, रट्टा लगा लो। P इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर, ये हो गया क्वांटिटी। और एक बात याद रखना, यहां पर जैसे ऐसे ही रैंडमली Q1 Q2 ये दिखा के आ जाना टीचर को, व्हेन द प्राइस इज सेम, ये बना के आ जाना। और उसके बाद लिख देना नीचे में डायग्राम क्या दिखा रहा है, परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व, बराबर बात है क्या? तो ये है नेम द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर ए आर इक्वल टू एम आर।
And why? Because price in perfect competitive market remains constant. So when prices are same, average revenue will be equal to marginal revenue, because each additional unit is sold at the same price, because each additional unit is sold at the same price, because each additional unit is sold at the same price. Golden statement, because each additional unit is sold at the same price. सर हमें बात समझ में आ गया? दो क्वेश्चंस है अब बताऊंगा, है ना? डिफरेंशिएट बिटवीन, अच्छा बाय द वे, जब मैंने तुमको ये बता दिया तो मैंने परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम प्रैक्टिस करा दिया। परफेक्ट कंपटीशन के डायग्राम को हम लोग बाय द वे परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड चेंज होते जा रहा है, तो इसी ग्राफ को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं। सर हमें याद आ गया ये बात, सर हमें याद रहेगा ये बात, वेरी गुड। डिफरेंशिएट बिटवीन accounting cost and opportunity cost. Accounting cost is the cost that is recorded in the books of accounts. These are those costs which result in outflow of cash. Salaries, rent paid, wages paid are accounting costs. Opportunity cost is the cost of next best alternative sacrificed in producing a given commodity, right? So for example, if somebody is deciding to manufacture, let's say, butter, they are sacrificing guns. So the sacrifice for guns is the opportunity cost. If somebody gets a job opportunity of 50 lakhs and 20 lakhs, so in doing the job of 50 lakhs, they are sacrificing the job of 20 lakhs. That is the opportunity कॉस्ट। सर एक क्वेश्चन आया था, सर डिफरेंस जब भी आए तो क्या हम लोग बेसिस लिखेंगे? हाँ, हमेशा हाँ। लेकिन सर वो तो हमें याद था कि कॉमर्स में लिखना पड़ता है, इको में नहीं। भाई लिख लेना, क्या करना है, कुछ नहीं। अब बेसिस में क्या लिखे? बेसिस एक हो गया मीनिंग और एक हो गया एग्जाम्पल। जहां एग्जाम्पल लिख सको लिख देना, कम ऑन लिख देना। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, अकाउंटिंग कॉस्ट की जगह एग्जाम में इंप्लिसिट कॉस्ट भी आ सकता है और अधिकतर बच्चा फंसता है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले बात तो ये ग्रुप में डाल दिया था हमारे, ठीक है कि नहीं, इसका डिफरेंस कल ही डाल दिया था जब हम एक स्टूडेंट का आया था डाउट, आई गेस कृषा का आया था, पर खैर जो भी है उससे मतलब नहीं है, मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप में भी तो नहीं होंगे। इधर देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, पहले तो दोनों का डेफिनेशन, सबसे सेफ होता है डेफिनेशन लिखना। इंप्लिसिट कॉस्ट का डेफिनेशन है, इंप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड बाय द फर्म एंड यूज्ड इन इट्स ओन प्रोडक्शन यूनिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस, नेसेसिटी, इंप्यूटेड इंप्लिसिट कॉस्ट में रिसोर्स का ओनरशिप इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एज सच कोई रिसोर्स का ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा अगर सुनना ही है तो जो अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो वे वाइडर है, क्योंकि उसमें हर तरीके का सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है। पर इंप्लिसिट कॉस्ट में भी सैक्रिफाइस है, पर सिर्फ वो सैक्रिफाइस माना जाता है जिसमें तुम रिसोर्स के ओनर हो, अगर नहीं हो तो वो माना नहीं जाएगा। सर हमें क्लियर हो गया है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन अ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली का सबसे खास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। मोनोपोलिस्ट का खास तीन फीचर्स होता है, तीनों तुमको बताऊंगा। आओ देखो, इस चक्कर में मोनोपोली कवर हो गया। देखो सबसे पहले, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस बाय अ मोनोपोलिस्ट फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट्स। एग्जाम्पल, इंडियन रेलवे चार्जेस हायर प्राइसेस for regular citizens or under 60 citizens, but there is a nominal discount for senior citizens and for handicapped people or for specially abled people. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इससे मुझे और दो फीचर्स याद आया जो यूनिक है। अब कोई मोनोपोली में बोलेगा सिंगल सेलर, तो क्या यूनिक है भाई, वो सबको पता है। मैं बताता हूं तुमको एक खास बात जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, और क्या मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व में जो एमआर होता है और एआर होता है दोनों के बीच में कोई रिश्ता है क्या? हाँ है। सर पहला बात, मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज इवन इफ द मोनोपोलिस्ट वांट्स टू सेल मोर, दे हैव टू रिड्यूस देयर प्राइस टू एंटर न्यू मार्केट्स, टू एंटर न्यू मार्केट्स, टू एंटर न्यू मार्केट्स। उदाहरण के तौर पर मान लो ये जो कैलकुलेटर है बहुत लोगों को दरकार होता है, पर मान लो ये 1000 रुपया का है,
तो कुछ लोग इसका कैलकुलेटर अफोर्ड नहीं कर पाते, ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। पर एक कैलकुलेटर वाला बोलता है हम अकेले ही बिक रहे हैं मार्केट में, पर हमें चाहिए कि जो लो इनकम ग्रुप्स है वो भी हमें खरीद पाए, तो वो लोग 200 रुपया में एक कैलकुलेटर का वर्जन निकालेंगे, 100 रुपया में निकालेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बताओ, इसको हम लोग आपका बोलते हैं यू नो जो हमने कवर किया कि द रिडक्शन ऑफ प्राइसेस। अच्छा, तीसरा बात, क्या मोनोपोलिस्ट को सेलिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ता है? हाँ, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, बिकॉज बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट देयर प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट खाली एक मार्केट में नहीं लगता, परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज है। एडवर्टाइजमेंट का पर्पस होता है नॉलेज क्रिएट करना, और परफेक्ट कंपटीशन में तो सर परफेक्ट नॉलेज ही होता है। एक और क्वेश्चन। अच्छा, क्या एमआर और एआर के स्लोप्स के बीच में कोई रिश्ता है? हाँ है, बताता हूं, थोड़ा देर रुको। उसके पहले एक और क्वेश्चन। एमआर जो डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, सेम होता है कि डिफरेंट? तुम बोलना सिमिलर होता है। दोनों का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व होता है ना, वो रिलेटिवली फ्लैटर होता है, यानी इलास्टिक होता है, जबकि मोनोपोली का इन इलास्टिक होता है, मतलब थोड़ा सा नैरो होता है, तिरछा गिरता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का थोड़ा फ्लैट गिरता है। सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कस्टमर्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस है, दे कैन स्विच बिटवीन मल्टीपल सेलर्स, तो इलास्टिसिटी विल बी हाई। लेकिन मोनोपोली में और उपाय नहीं है, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, एंड देयरफॉर इलास्टिसिटी टेंड्स टू बी लो। मोनोपोली में इलास्टिसिटी टेंड्स टू बी लो, सो डिमांड कर्व इज लिटिल स्टीपर और नैरो इन मोनोपोली। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिमांड कर्व इज रादर फ्लैटर, because their consumer has higher elasticity of demand due to multiple options sir being available। सर हमें बात समझ में आता है, सर हमें बात समझ में आता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना मन। हाँ, एक बात समझ लो, क्यों काय मत करना, आ गया तो लिख के भाग जाना एग्जामिनेशन हॉल से। मोनोपोली मार्केट में, किस मार्केट में? मोनोपोली मार्केट में। अरे भाई अगर आ गया, ये आएगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा हूं, जो लेकिन फिर भी उसके आसपास तो बात कर सकता हूं ना। अगर आ गया एग्जाम में तो याद रखना, स्लोप ऑफ मोनोपोली, स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू इन मोनोपोली। क्यों का है वो रहने दो, बस जो बोल दिया वो लिख लेना। स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू अंडर मोनोपोली इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू। सर बात याद रख लेना बस। आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ एमआर इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एआर। नहीं आया तो नहीं आया, हम तो एक एक्स्ट्रा सेवा कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। What is the propensity to consume? मतलब इसमें हमें दोनों का बात छेड़ना है, एमपीसी का भी और एपीसी का भी। पहला बात, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस द टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर्स टू बाय डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू स्पेंड देयर इनकम to buy such goods and services. It has two aspects, average propensity to consume and marginal propensity to consume। एपीसी और एमपीसी से सम आने का पूरा पूरा संभावना है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय इनकम। लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। ये बता दो और निकल लो यहां से। Describe the function of banks in discounting bills of exchange। सर पहली बात तो बिल डिस्काउंटिंग किसके पास करवाते हैं? कमर्शियल बैंक्स के पास करवाते हैं। इट इज अ फैसिलिटी अंडर विच अ पर्टिकुलर रिसीवर ऑफ मनी कैन deposit the bills receivable as a collateral and receive money after deduction of some interest charges for the same। This facility is called discounting of bill। It is a method of raising loan from commercial banks। खत्म हो गया बात। फिर एग्जांपल में राम श्याम कर देना। Ram sold goods worth rupees 1 lakh to Shyam. Shyam told Shyam will pay money after 3 months. But Ram said, but later on Ram needed money in 2 months. So Ram took the particular BR with the bank and got it discounted and got the money. 1 month later, Shyam will pay the money to the bank. The process that took place 2 months later is the process of discounting of bill of exchange, where Ram deposited the bill and took out the money against that bill। खत्म हो गया सर।
क्या बात है, रिवैल्यूएशन और अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, स्टूडेंट को ये तो याद है कि एक फ्लेक्सिबल है और एक में फिक्स्ड है, पर कौन सा क्या है याद नहीं है। तो मैं एक स्टेटमेंट तुमको लर्न करा देता हूं ना, आई अप्रिशिएट कि आप इतने फ्लेक्सिबल इंसान हो, जब मैं बुलाया तब आप आ गए। आई अप्रिशिएट कि आप इतने फ्लेक्सिबल हो, आई अप्रिशिएट कि आप इतने फ्लेक्सिबल हो। तो रटा तो दिए, अप्रिसिएशन का किससे लेना देना है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से। तो अगर अप्रिसिएशन का फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से लेना देना है, तो रिवैल्यूएशन का किससे होगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है कि डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ता है। दोनों में कॉमन क्या है कि डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ता है, पर फर्क क्या है कि इसमें एक तरफ फ्लेक्सिबल है और एक तरफ फिक्स्ड है। एक और क्वेश्चन अब इधर से बनता है कि अप्रिसिएशन हो या रिवैल्यूएशन हो, इसका हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो जरा सोचना, अगर हमारा डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, अगर हमारा डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, तो इसका मतलब है हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो चीपर हो, एक्सपेंसिव हो गए वर्ल्ड के लिए। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के लिए एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होंगे और हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते चले जाएंगे। एग्जामिनर को खेलना है ना, तो वो ऐसा क्वेश्चन देगा। मैं पेपर सेटर होता, मैं ये सेट करता। क्योंकि आईएससी में, आईएससी अगर बुद्धि लगाएगा तो वो ना कॉन्सेप्ट बेस्ड देगा, रट्टू तोता बेस्ड नहीं देगा। रट्टू तोता लोग को ये लोग गोली मार देते हैं। मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन देना चाहिए कि हाउ what is appreciation and revaluation slash revaluation and how is it detrimental to the interests of economy। आधा बच्चा लोग detrimental to interest of economy देख के बेहोश हो जाएगा, लेकिन तुम मत हो ना, तुमको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है। अगर कंट्री का करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएगा तो इसका मतलब है आपका एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा एंड इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा। दिस इज हाउ इट्स detrimental। बट हाउ इज इट एडवांटेजियस, कंट्री का रेप्यूटेशन, कंट्री का रेप्यूटेशन बढ़ रहा है, कंट्री का प्रोडक्ट्स शायद ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो रहा है, तभी इतना वैल्यू बढ़ा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाय द वे, रिवैल्यूएशन अप्रिसिएशन बोल दिया, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैंने डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन भी बोल दिया। क्योंकि डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन सेम है, बस उसमें वैल्यू घटता है और उसकी वजह से कंट्री का एक्सपोर्ट्स बढ़ता है। वेरी गुड। हाउ कैन जीडीपी एट एफसी बी डिराइव फ्रॉम जीएनपी एट एमपी। क्या क्वेश्चन पूछा है। अभी आधे से ज्यादा लोग ना बस ऐसे रूडली लिखाते हैं कि जीएनपी एट एमपी से जीएडीपी एट एफसी चाहिए ना, ले टीचर बता देते हैं। जीएनपी एनपी है, डीपी है, एनएफआईए माइनस कर दिया, हाँ, और एमपी एफसी है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया। टीचर जीरो देगा ये लिखने का, नहीं दिया है तो देना चाहिए। अरे ऐसे कैसे लिख दिया भाई, फुल फॉर्म लिखो हर जगह, हर चीज का नीचे में। ये लिख दिया ना इक्वेशन, उसके बाद जो है तुमको क्या करना है, उसके बाद तुमको हर एक चीज का फुल फॉर्म, जीएनपी एट एमपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएफआईए इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम स्लैश टू अब्रॉड, एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस which is indirect tax minus subsidy, GDP at FC is gross domestic product at factory cost। अब पूरा आंसर हुआ। सर हम तो ये लिखाए थे, नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। ए इजी क्वेश्चन। जब डेफिसिट आ गया तो इंप्लीकेशन आएगा ही आएगा, क्लास में पढ़ाया हुआ है। चलो तीनों डेफिसिट ही रिवाइज कर लेते हैं ना, एक क्यों करते हैं, पर रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का चांसेस ज्यादा एग्जाम में आने का। पर खैर बात करता हूं मैं, तीन तरीके के डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है। बराबर बात है। रेवेन्यू डेफिसिट इज वेयर इज द अमाउंट बाय विच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर exceeds the revenue receipts। What is its implication? It means that the government is not able to generate adequate revenue. It means operational efficiency is poor. It means government is relying on loans। वरना एक्स्ट्रा खर्चा कहां से किया, एक बात बता, डेफिसिट हुआ कैसे। मैं घर से 200 लेके निकला, खर्चा मैं 500 कर दिया, मतलब वो 300 उधार हुआ गया ना। दिस इज द इंप्लीकेशन। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, अगर न्यूमेरिकल्स में आया तो फिस्कल डेफिसिट आएगा। मैं तुम लोगों को दो सीक्रेट ट्रिक बता चुका हूं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट का बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब होता है, अगर एग्जाम केस स्टडी बनाना है, मैं केस स्टडी बनाऊं, मैं केस स्टडी बनाया तो कुछ भी लिखा,
Mr. A was analyzing the economy where he found out that the fiscal deficit of the country has increased. What does this imply? फिजिकल डेफिसिट बढ़ना मतलब गवर्नमेंट का बोरोइंग्स बढ़ गया, गवर्नमेंट का रिलायंस ऑन फॉरेन या डोमेस्टिक लोन्स बढ़ चुका है, मतलब दिस शोज डिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, दिस शोज पुअर मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, बट दिस ऑल्सो शोज दैट गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तभी तो गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे आके एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है कि इकोनॉमी को बढ़ाओ, पैसा तो बाद में कमा लेंगे। फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिजिकल डेफिसिट का बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है दोस्त, इट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट बोरोइंग्स। मतलब टोटल रिसीट्स में तुम रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दोनों को ऐड करेगा, पर गवर्नमेंट बोरोइंग से कैपिटल रिसीट्स हैं, उस कैपिटल रिसीट्स को तुम ऐड नहीं करेगा, टोटल रिसीट्स में गवर्नमेंट बोरोइंग्स को ऐड नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और बच गया, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। एक और क्वेश्चन, व्हाट डज जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंप्लाई? If the primary deficit is zero, it means any extra payment, that the government is doing is to pay interest on the old loans. नहीं समझे? समझो ना दोस्त, प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, हाँ या ना? अब मान ले गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट 100 है और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट भी 100 है, तो गवर्नमेंट का प्राइमरी डेफिसिट कितना आया? 0। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है पुराने लोन्स पे इंटरेस्ट पे करने के लिए। अ वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट डज जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंप्लाई? सर समझ में आ गया हम लोगों को, मजा आया ये 10 क्वेश्चन करके, समझ में आया क्या? मैं देखो आसपास के भी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, आओ ना थोड़ा एमसीक्यू करते हैं, फिर उसके बाद वापस इधर आ जाएंगे, इसके ऊपर है अभी ये सब करेंगे, पर आओ एक बार एमसीक्यू कर देते हैं ना। What is the primary function of money? देखो एक बार एक पोयम आपको याद कराए थे, मनी इज अ फंक्शन ऑफ फोर, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मीडियम और मेजर जो होता है आपका वो प्राइमरी होता है, और स्टैंडर्ड और स्टोर होता है वो सेकेंडरी होता है, स्टैंडर्ड और स्टोर होता है वो सेकेंडरी होता है ना। अब यहां पर जो क्वेश्चन आया हमारा, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, इसका मैंने आंसर आप लोगों के लिए यहां पर डाल रखा है। देखो अभी यहां पर पहले ना एक चीज देखना, यहां पर ये एक एमसीक्यू क्यों दिया मैं आपको बताता हूं। कायदे से स्टोर जो है ये तो कौन सा फंक्शन है? सेकेंडरी फंक्शन है। स्टैंडर्ड भी सेकेंडरी फंक्शन है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी फंक्शन है। और यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ वैल्यू। तो मीडियम और मेजर दोनों ही है, लेकिन ऑप्शन में बोथ बी एंड सी है क्या? नहीं, इसलिए मुझे डी को मार्क कर देना पड़ेगा, वरना कायदे से इनको क्या लिखना चाहिए था यहां पर? बोथ बी एंड सी। कॉन्शियसली बनाया हुआ ये पेपर, इसमें याद रखना अगर ऐसा हुआ तो तुम ऑल मार्क करके आएगा, पर बोथ बी एंड सी लिखा होता तो बोथ बी एंड सी मार्क करके आता। और यूनिट ऑफ अकाउंट लिख लो, यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है मेजर ऑफ वैल्यू, याद रख लो। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करके आएंगे इस सिनेरियो में, पर होता दो ही है प्राइमरी फंक्शन, मीडियम और मेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एक चीज और, M1 M2 M3 M4 हाई पावर्ड मनी, चारों पढ़ के पांचों पढ़ के जाएगा, इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। M1 M2 M3 M4 और हाई पावर्ड मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। खैर पॉइंट पे आता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली? मैनी सेलर्स नहीं, होमोजीनियस प्रोडक्ट सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट बिल्कुल नहीं, प्राइस मेकर। इनफैक्ट मोनोपोली में एक और बढ़िया क्वेश्चन है वो मैं बताऊं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री या विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स हैव अ फीचर ऑफ फर्म इक्वल टू इंडस्ट्री? मोनोपोली, अरे मोनोपोली में एक ही फर्म है और वही फर्म इंडस्ट्री है। नॉर्मली इंडस्ट्री में मल्टीपल फर्म्स होते हैं, पर मोनोपोली में एक ही फर्म है, तो वही फर्म और वही
इंडस्ट्री। तो एग्जाम में आ गया इक्वेशन फर्म इक्वल्स टू इंडस्ट्री, तो सावधान रहना, मोनोपोली का बातचीत चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड, यहां पे सी था, यहां पे बी। ओके, इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फर्म्स आर, पढ़ने का दरकार नहीं है, प्राइस टेकर्स। प्राइस मेकर इज द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इससे हमें वो डायग्राम याद आना चाहिए कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व वैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और फिर यहां पे जाके इक्वल हो रहे हैं, और फिर ये प्राइस मार्केट में डिसाइड हो रहा है P इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए आर। ऑब्वियसली हर ग्राफ को हम लोग लेबल कर देंगे, बराबर बात है सर। Which of the following is not included in the calculation of GDP? आओ एक बार देखते हैं। GDP, अच्छा ठीक है, not included है, ओके, not included है, ठीक है, चलो ठीक है, समझ आता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखो जीडीपी होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपेंडिचर मेथड, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड नहीं होगा। सर मुफ्त का पैसा है सर आपका, सर ये मुफ्त का पैसा है सर, ये ऐड नहीं होने का सर, ये बिल्कुल ऐड नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर, बहुत बढ़िया बात बताए, आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना? हाँ सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऊपर होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे होता है, ध्यान रखेंगे अपने। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ओलिगोपोली का फीचर है? अच्छा, होमोजीनियस तो सर रहने दो, हालांकि 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 इस पे हम एक कमेंट्री पास करेगा, थोड़ा देर रुको, आते हैं हम इस पे, देख लेते हैं पहले। इंटरडिपेंडेंस हाँ होता है, इंटरडिपेंडेंस यहां पर होता है, पर एक बात बताओ, ओलिगोपोली में क्या, एक बात बताना मुझको, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बिक रहा है क्या? नहीं, प्रोडक्ट्स आर स्लाइटली डिफरेंशिएटेड। पर मैं तुमको एक बार बोलूं, एक बात बताता हूं तुमको, यहां पर आके एक चीज सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पर जो है ना एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नॉट है कि इज है, इज अ फीचर है ना, तो होगा इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स। मेरे को नॉट ध्यान रखा, इज अ तो ये है। अब सुनना, होमोजीनियस प्रोडक्ट से एक ध्यान आया, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द केस ऑफ ओलिगोपोली वेयर दे सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। सर आप ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मत दो सर, हम लोग एग्जाम देने नहीं जाएगा आप ऐसा ऐसा सवाल पूछेंगे तो। अरे भाई बता रहे हैं, बोलो दे दूं एग्जांपल। सर आप गलत बात करते हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बिकता, सही है, तो मैं खुद ही बोल रहा हूं इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स ओलिगोपोली का मेन फीचर है, मैं तो खुद बोला, पर मैं खुद ही एक और क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा हूं। मेंशन द केसेस वेयर ओलिगोपोली हैव होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। या वेयर देयर इज जीरो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आंसर दे देना ना, आयरन एंड स्टील। एक बात बता, टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा स्टील, टाटा आयरन स्टील कंपनी और जिंदल स्टील, बेचता तो दोनों स्टील है, स्टील अलग होगा क्या? ऐसा है क्या कि वो कोई नया तरीके से स्टील बना रहा है और ये नया तरीके से? नहीं, स्टील तो सेम है ना, तो देयर इज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हाँ सर, समझ में आया क्या? यस सर, पर वो आएगा तो लिखना है, नहीं आएगा तो अपने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लिख के निकल लेंगे। क्या बात है सर? अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स विल लीड टू, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। देखो भैया ऐसा है, सब्सटीट्यूट मतलब दुश्मन है, अगर सब्सटीट्यूट का दाम घटा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो मेरा डिमांड घट जाएगा। आओ, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द ओरिजिनल गुड। अच्छा, तो सब नहीं, डिक्रीज इन डिमांड फॉर द ओरिजिनल गुड, डिक्रीज इन डिमांड फॉर द ओरिजिनल गुड। क्यों? क्योंकि अगर सब्सटीट्यूट का दाम घटा तो सब्सटीट्यूट का डिमांड बढ़ेगा, तो ओरिजिनल गुड का डिमांड घटेगा। सही है सर। एमपीसी, अरे बहुत आसान है सर, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। और आपको ये याद होना चाहिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है सर? 1 होता है सर, सही है ना सर? तो एमपीसी इज डिफाइंड एज चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर, सारे के सारे ही है। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। अब मैं वापस से आ जाता हूं अपना जो पार्ट वेस्ट क्वेश्चन है ना, हाँ उसमें आओ।
आंसर एनी 5 वाला टाइप में आ गया, ठीक है ना। आगे आते हैं, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर इनकम एंड डिमांड फॉर नॉर्मल, इंफीरियर एंड नेसेसिटीज। सर अगर इनकम बढ़ता है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स भी बढ़ता है। एग्जांपल क्लोथ्स, क्लोथ्स इंफीरियर गुड्स में इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड घटता है। एग्जांपल पुअर क्वालिटी राइस, नेसेसिटीज, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, इनकम बदलने के साथ साथ नेसेसिटीज के डिमांड में स्लाइट चेंज में देयर, बट अदरवाइज इट रिमेन्स कांस्टेंट, अदरवाइज इट रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो सच चेंज। लेकिन एक चीज मिस कर दिए, डायग्राम। खाली ये लिख कर आ गए और हीरो बन गए तो नहीं चलेगा। डायग्राम सर आप दिखाओ ना, फिर ऐसे क्यों कर रहे हो। लो बताता है, अगर इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, तो इधर हमेशा अपने इनकम दिखाएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड दिखाएंगे, और इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, तो नॉर्मल गुड्स का रिलेशन है, नॉर्मल गुड्स का रिलेशन है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो अपवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन यहां पे मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा करना, इस तरह का दो ठो लाइन बना के जरूर आना, इस तरीके का दो ठो लाइन बना के जरूर आना। ये देखो बना देता हूं ना यहां पर, बूम बूम, इनकम वन, इनकम टू, क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू, नॉर्मल गुड्स लिखा हुआ नीचे में, डायरेक्ट रिलेशनशिप। फिर सर अगर आपके एग्जाम में आ गया, मतलब आएगा क्या, आ ही गया है यहां पर, अगर आ गया इंफीरियर गुड्स का, ये क्वेश्चन लास्ट 10-15 साल में, 10-12 साल में ऐसा क्वेश्चन जो है 4 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है। तुम लोग हर जो क्वेश्चन कर रहा है ये समझ लो बोर्ड्स में कम से कम 3-4 बार आया है, तब इस लिस्ट का हिस्सा बना है। बात कर लेते हैं इंफीरियर गुड्स, इनकम, क्वांटिटी डिमांडेड। सर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा इंफीरियर गुड्स के केस में, तो हमारा जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और फिर वो आप लोग जो है ना ग्राफ बना के एक I1 और एक Q1 और एक I2 और एक Q2 टाइप्स कर लेना। और फिर अगर नेसेसिटीज है तो नेसेसिटीज में ऐसा चेंज नहीं होता है, तो इट माइट इंक्रीज स्लाइटली, इट माइट इंक्रीज स्लाइटली, जिसके लिए आप ऐसे दिखा सकते हो, बट ओवरऑल इट विल रिमेन कांस्टेंट। स्लाइटली क्यों, अब मान लो कि कोई बहुत पुअर था तो उनके घर पे नमक भी कम आता था, तो मे बी स्लाइटली दे विल इंक्रीज द कंजम्पशन एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। पर अगर आप बोर्ड्स का मानो तो आपका ये डायग्राम पे भी आपको नंबर मिलेगा, और अगर आपके मन में ये डायग्राम है इस पर भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि अब इनकम तुम्हारा कुछ भी हो, चाहे क्वांटिटी तो सेम है ना नेसेसिटीज के केस में, क्योंकि देयर इज नो सच चेंज बिकॉज ऑफ इनकम, राइट, नेसेसिटीज तो लगेगा ही लगेगा। इस वजह से जो है द ग्राफ विल बी लाइक दिस। बराबर बात है सर। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। जब एक्सटेंशन आ गया और इंक्रीज आ गया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज भी आ गया, तो अपने को ग्राफ बनाना है, मतलब बेसिकली ग्राफ बोल रहा हूं सॉरी, बेसिस का कॉलम बनाना है और टॉपिक का कॉलम बनाना है। याद रखना एक्सपेंशन आता है मूवमेंट के अंदर, इंक्रीज डिक्रीज आता है शिफ्ट के अंदर, पहला बात तो ये। अब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइज इन डिमांड लिखा और टीचर स्नाइपर की तरह गोली मारेगा, क्योंकि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सेम नहीं होता। तो देखो मेरा लैंग्वेज क्या यूज कर रहा हूं, जब मैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि व्हेन ड्यू टू फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी देयर इज अ राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। बट अब देख इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोलूंगा, अब सुनना, हाउएवर व्हेन देयर इज राइज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोला, सुना, उधर पे राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला था। हाउएवर व्हेन देयर इज राइज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, own price remaining constant, example by increase in income of the consumer, such a scenario is called increase in demand। in case of extension of demand there is downward movement along the same demand curve। अधिकतर लोग एक्सटेंशन में अपवर्ड मूवमेंट लिख कर आते हैं, सर नहीं अपने ये नहीं करेंगे, देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट along the, पहले P1 था तो Q1 था, प्राइस गिरा
तो क्वांटिटी बढ़ा, और इस तरह से ग्राफ ये आपका एक्सटेंशन को दिखाता है. हाउएवर इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. आंसर ऐसा टाइट लिखो ना कि टीचर बोले यार नंबर कहां से काटे इसका. तुम लोग एक चीज नहीं नोटिस किया, मैं जब डेफिनेशन लिख रहा था इंक्रीज इन डिमांड का, उसमें मैंने एग्जांपल भी इंक्रीज इन इनकम लिख दिया था कि टीचर ये ना सोचे कि अदर फैक्टर्स मेरे को नहीं पता. आ रहा है ना समझ में कैसे सोच रहा हूं, उस तरह से सोचना है. आगे बढ़ते हैं. आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आएगा ही आएगा ना. एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द यूटिलिटी अप्रोच विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, सर ये कौन सा यूटिलिटी अप्रोच में सर कौन सा बना है सर. सर सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड या डबल कमोडिटी वर्ल्ड. क्या लगता है मेरा आंसर क्या होगा. हाँ खत्म दोनों, खत्म दोनों, छोटा करो आंसर को. पर दोनों, देयर आर टू केसेस ऑफ. क्या ये लोगों ने कुछ बोला तो फिर तुम क्यों अज्यूम किया सिंगल है या डबल है, क्यों अज्यूम किया. तेरे को 6 नंबर दे रहा है वो, तुम बोर्ड्स का एग्जाम दे रहा है और तुम एक क्लिक क्या आ जाएगा. यहां पर इसीलिए 15 मिनट रीडिंग टाइम देता है कि सोच ले बेटा उतना लिख पाएगा क्या. सिंपल. तो अब मैं आंसर क्या लिखता मैं बोलता हूं. सबसे पहले मिस्टेक, जिस भी चीज का एक्साइटेड मत हो उस चीज को डिफाइन कर दो पहले. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर. बूम. There are two cases of consumer equilibrium in the utility approach. Number one, single commodity world. Number two, two commodity world. In the case of single commodity world, the equilibrium condition is price of the commodity equals to marginal utility of the commodity. In the case of two commodity world, the equilibrium condition is pux by mx equals to puy by py equals to mu per unit of money. पहले तो मैंने टीचर को ज्ञान दिखाया, अब मैं बताऊंगा कि इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड, फिर मैं एक एग्जांपल शर्ट वाला, फ्रैंक में शर्ट का एग्जांपल है, 1 2 3 4 और 600 रुपया पे इक्वल होता है शर्ट का यूटिलिटी और प्राइस. तो एट दैट पॉइंट ये डायग्राम है, प्राइस कांस्टेंट है, P इक्वल्स टू mu एट दिस पॉइंट, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट. टू कमोडिटी वर्ल्ड का कोई डायग्राम आपको करने का दरकार नहीं है, पर उसमें एक टेबल है कि कंज्यूमर का इनकम मान लो 200 है, फिर mu x by px और mu y by py का एक टेबल है. दो जगह तीन जगह वो लोग इक्वल है, दोनों का टोटल कॉस्ट कंपेयर करके जो इनकम से मैच करता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो दिखाओ. अब 6 नंबर मांगो एग्जामिनर से. सब कुछ बोल दिया, आगे बढ़ते हैं. स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. क्या हम लोग इसमें इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन करेंगे. हाँ. क्या हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे. हाँ. फिर हम लोग टू प्रॉपर्टीज लिखेंगे. जो फुल नहीं ला पा रहा वो सिर्फ टू प्रॉपर्टीज लिख कर आ रहा है, फटाफट लिख. इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू अ कर्व which joins various combinations that give same level of satisfaction to the consumer. अब ऐसा डायग्राम बना लो एक इंडिफरेंस कर्व का धड़ाक से. फिर टू, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग because with the rise in consumption of one there is a sacrifice of other. Inverse relationship, shape क्या है, convex to the origin due to diminishing marginal rate of substitution. Due to diminishing marginal rate of substitution it is convex to the origin. और इसको elaborate कर दो, हो गया 3 नंबर, लेके घर जाओ. हाथ ऐसा चलना चाहिए कि गर्दन नहीं ऊपर जाए, तब पेपर कंप्लीट होगा. हम उधर देखेगा वो क्या कर रही है सर, तो गया तुम, वो निकल जाएगी तुम रह जाएगा. समझ में आया क्या. हाँ. आगे बढ़ते हैं. व्योम बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं. ड्रॉ डायग्राम्स टू शो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1. अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोल रहा है, हमको ऐसा फ्लैटर कर्व बनाना है. अगर लेस देन 1 बोल रहा है मतलब इन इलास्टिक डिमांड है, तो थोड़ा सा ऐसे स्टीप कर्व बना दूंगा. और अगर इक्वल टू 1 बोला तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला जो डायग्राम होता है अपने लोग का, वो वाला डायग्राम हम लोग पूरा यहाँ पर बना के दे देंगे इनको. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला कुछ इस तरह का डायग्राम जाता है, ये अपने लोग बना के दे देंगे इनको. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एएफसी का भी शेप है. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और एवरेज फिक्स कॉस्ट भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. सर सही है सर. वाओ व्हाट अ क्वेश्चन.
ये क्वेश्चन अगर आ गया खाली कर देगा लोगों को। मतलब हर स्टूडेंट को नहीं बोल रहे हैं, मेजॉरिटी को बोल रहे हैं। आओ, ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब मुझे मौका मिला है तो मैं सिर्फ ज्योमेट्रिक मेथड सप्लाई का नहीं करूंगा डिस्कस, डिमांड का भी करूंगा। पहला बात तो तुम्हारे लिए, हालांकि ये सच नहीं है, हायर लेवल पे मेरा बात बदल जाएगा, पर ज्योमेट्रिक को पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिक को पॉइंट भी बोलते हैं, हालांकि अभी ज्योमेट्रिक ही बोलेंगे वो लोग, उनका जबान ज्योमेट्रिक का ही है। तो अब सुनना, और ये एग्जाम में आया हुआ है, मेरा मन का नहीं है। आओ अब बताते हैं, पहले डिमांड का, फिर सप्लाई पर आता हूं ना। डिमांड तुम लोग जल्दी पकड़ते हो। ज्योमेट्रिक मेथड क्या बोलता है ना डिमांड का, कि अगर तुम्हें इलास्टिसिटी किसी भी पॉइंट पर जज करना हो ना, ये तो प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, कम ऑन ये सब लिख रहे हो ना, तो फिर जो इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट इज लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। मतलब ये पॉइंट, 5 पॉइंट लोगे, ए बी सी डी और ई। हालांकि एग्जाम में सप्लाई का आया था, मैं डिमांड का भी कर रहा हूं, क्या पता ज्योमेट्रिक मेथड आ जाए। अब इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए ई। अरे ए से नीचे ए ई है पूरा, और ए से ऊपर कुछ है क्या? नहीं है। अरे ए से ऊपर इस लाइन में, रुको रुको, आधे से ज्यादा लोग धृतराष्ट्र बन के बैठे हो, दिख ही नहीं रहा है तुमको। इधर देखो, यहाँ पे ए है, तो भैया पॉइंट ए पर लोअर सेगमेंट बाय अपर, क्या अपर में कुछ है? नहीं। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी एट दैट पॉइंट विल बी इंफिनिटी। हाउ मच? इंफिनिटी। इलास्टिसिटी एट बी इक्वल्स टू बीई बाई ए बी। अब एक बात बताओ, न्यूमरेटर ग्रेटर है तो ये होगा ग्रेटर देन 1, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी एट सी क्या होगा? इलास्टिसिटी एट सी होगा सीई बाई ए सी। अब क्योंकि सी मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? 1। सी क्या है? मिड पॉइंट है, तो हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अभी इलास्टिसिटी है डी, तो होगा क्या बोलो? डीई बाई ए डी। अब डीई स्मॉलर है तो होगा इलास्टिसिटी लेसर देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और ई पर क्या होगा इलास्टिसिटी? अगर ई पर तुमसे पूछे तो लोअर में कुछ नहीं है, अपर में पूरा एई है, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी मैंने तुमको कवर करवा दिया है, हालांकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करवाया है। क्या फॉर्मूला है? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। अब जो बच्चा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, हालांकि गलती नहीं है उसका, पर वो क्या बोलता है, सर एग्जाम में ना तो सप्लाई आ गया था, मेरे सर तो हमको खाली डिमांड पढ़ा के भेज दी है। वो क्या करके आएगा? और तुम लोग में से कौन करके आता है यही बताना मुझको, है ना? एक दो तो होंगे पक्का जो ये करके आते हैं। सर तो लोअर बाई अपर होता है ना, तो हम लोग ये याद रखिएगा, सप्लाई में भी हम लोग सेम बात बोल के आ जाएगा। क्या ये बात सच है? क्या नहीं है? तो फिर क्या सच है? सर इसमें तो हमारे बुक में भी नहीं लिखा है, हम लोग कैसे करें बताओ? आज ये प्रॉब्लम खत्म करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या एपी बाई ओपी लिखने का नंबर देगा? ओ देगा, ओ 0। अब सुनो कैसे होगा इसमें ना, तो तुमको फ्रैंक भी नहीं बचाएगा। अब जो हम बोल रहे हैं सिर्फ वो बचा सकता है, तो सुन लो। अगर आ गया ज्योमेट्रिक मेथड, रटा देंगे अभी क्लास में, सुनो, रट लोगे। इधर देखो, सबसे पहला बात, 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है। अब सुनो, सबसे पहले ग्रेटर देन 1 बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं बोलो? ग्रेटर देन 1। सुनते चलना, ग्रेटर देन 1 बता रहा हूं, y और x। ये बात सबको याद है कि जब रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई होता है, फ्लैट कर्व होता है। क्या कर्व होता है? नहीं समझे? प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है। प्राइस बढ़ेगा पर सप्लाई ज्यादा जोर से बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ा पर सप्लाई ज्यादा जोर से बढ़ा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा ना। सर तो जो कर्व है वो फ्लैटर कर्व है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तुम लोग कभी इसके पीछे गए नहीं, आ जाओ इसके पीछे। ऐसा कुछ इलास्टिसिटी का कर्व होगा? अरे फ्लैटर कर्व है, मतलब वाई एक्सिस को तोड़ के चला जाएगा और एक्स एक्सिस पे गिरेगा, हाँ ना बोलो?
अब सुनो जवाब, इनको ज्वाइन कर दो, ये और ये कर दिया ज्वाइन। ये क्या है, ओरिजिन, और ये क्या है, इस पॉइंट को मैं एल मान लू, कोई दिक्कत, एल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एल। इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू एल से, जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को पकड़ा, जहां कर्व एक्स एक्सिस को पकड़ा से लेकर पहला क्वांटिटी, तुमको माने दूसरा क्वांटिटी लेने का, तुम दूसरा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, से डिवाइडेड बाय ओरिजिन से पहला क्वांटिटी। अब एक बात बताओ, एल क्यू वन ग्रेटर है कि ओ क्यू वन ग्रेटर है? एल क्यू वन ग्रेटर है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, चलो आगे बढ़े। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में हम लोग कहां से जंप करेंगे, ओरिजिन से। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में कहां से जाएंगे बोलो, ओरिजिन से। पहला केस कवर कर दिया ना, दूसरा केस ओरिजिन से गए, तो P1 Q1 दोस्तों P2 और Q2, ये है ओरिजिन। यहां पर कर्व कहां टच कर रहा है, ओरिजिन पे, तो इलास्टिसिटी क्या होगा, OQ1 बाई OQ1। क्यों, क्योंकि हमेशा ओरिजिन से नीचे वाला होता है और ऊपर वाला वहां से होता है जहां पे कर्व टच कर रहा है। तो ऊपर वाले केस में तो एल पे टच कर रहा था, तो LQ1 लेना पड़ा था। यहां पे तो ओ पे ही टच कर रहा है ना, तो OQ1 बाई OQ1 यानी कि 1 आ गया। अच्छा, एक लेते हैं जहां पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और एक लेते हैं ओरिजिन से। एक लेते हैं जहां से एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और एक लेते हैं ओरिजिन से। सेकेंड केस, थर्ड केस में आओ सर, थर्ड केस में आ जाओ सर। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई में दोस्त क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं ना। ये P1 है, ये Q1 है, कुछ ऐसा। अच्छा, प्राइस इसमें ज्यादा जोश में रहता है, क्वांटिटी रहता है पर उतना ज्यादा जोश में नहीं रहता। तो ये कर्व किसको टच करता है, एक्स एक्सिस को करता है टच, शुरू में ही कर देता है टच। हाँ, इस पॉइंट को क्या मान लेता हूं, एल मान लेता हूं, इसको क्या मानता हूं, ओ। तो इलास्टिसिटी क्या होगा, मन से निकल गया तुम्हारे, एल क्यू वन बाई ओ क्यू वन। इस बार बड़ा कौन है, ओ क्यू वन, तो इलास्टिसिटी क्या होगा, लेस देन वन। इसको बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। और बाकी दोनों तुमको पता है, मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी दोनों मतलब दोनों परफेक्ट। अरे यार, प्राइस कांस्टेंट, क्वांटिटी चेंज, परफेक्टली इलास्टिक, क्वांटिटी सेम, प्राइस चेंज, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसमें कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम क्या बता रहे हो नहीं बता रहे हो, मुझे पता है कि तुम लोगों को इसमें स्ट्रगल होता है, वो हमने क्लियर कर दिया है। अब ये लिख दोगे ना, टीचर रो देगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, टीचर को इमोशनल करने के चक्कर में खुद मत हो जाना। जब ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताते हो, तब एक ही डायग्राम इनफ है, ABCD E करके करवाया हूं, अभी करवाया हूं। लेकिन जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ज्योमेट्रिक मेथड बताओगे, तो 5 केसेस के लिए 5 डायग्राम। देखो मैंने 5 डायग्राम्स बनाए हैं। हाँ सर, ये रियलाइज किया हम लोग, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, टीचर ये देख के इमोशनल होगा, उनको रोना आएगा ही कि कितना अच्छा आंसर लिखा है। आगे बढ़ते हैं, शो द अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छा, पार्ट 3 खत्म कर दिया। हाँ, शो द अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन देयर इज अ फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो देखो भाई, ऐसा है ना, मैंने तुमको ऑलरेडी बता रखा है, शो द इंपैक्ट। डायग्राम में हमेशा ओजी कंडीशन बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा कंडीशन, ओजी कंडीशन, मतलब ओरिजिनल कंडीशन पहले बनाएंगे। ओरिजिनल कंडीशन का मतलब है ओरिजिनल इक्विलिब्रियम का केस हमेशा पहले प्लॉट करेंगे। बूम डिमांड कर्व, बूम सप्लाई कर्व, ओरिजिनल केस हमेशा प्लॉट कर लो, अपने आप को सेफ रख लो। ऑब्वियसली S1 लिखना है, D1 लिखना है, तो करना ही है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें ना। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम लोग सुनो। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये सुनो तुम लोग, है ना। हाँ सर बताओ सर, रुको पानी पीने दो पहले। अब फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मतलब डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स का बढ़ेगा।
और ये सब केसेस में तुमको दोनों इंपैक्ट दिखाने का दरकार नहीं है, जो कॉमन इंपैक्ट दिमाग में आता है वही दिखाना होता है। अब अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, मेरे कमोडिटी का डिमांड घटेगा, सो देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये था ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अब ये आ गया न्यू इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आर बोथ गोइंग टू फॉल। सर हमारे पास एक क्वेश्चन आया सर, क्या क्वेश्चन आया सर, पर सब्स्टिट्यूट का सप्लाई का इंपैक्ट हमें नहीं बताना होगा, नहीं कोई दरकार नहीं आप लोगों को बताने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स। तो अब अगर इनपुट्स का महंगा हुआ, अच्छा इनफैक्ट अच्छा एक और चीज बता देता हूं, एक और चीज बता दो सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आ जाओ पीछे आ जाओ। देयर इज अ फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस गिरता है तो फिर फार्मर जो है करंट कमोडिटी का सप्लाई को बढ़ा देगा, करंट कमोडिटी का सप्लाई को बढ़ा देगा, करंट कमोडिटी का सप्लाई को बढ़ा देगा मतलब किसका सप्लाई को बढ़ा देगा, जो कमोडिटी वो बना रहा था वो और बनाने लगेगा, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रोड्यूस करते थे जो प्रोड्यूसर्स लोग, वो लोग भी उसको छोड़ देंगे। अगर आप लोगों को वो एस्पेक्ट भी लिखना है, आप लोग लिख के आओ, आप लोग वो एस्पेक्ट भी लिख के आओ, मैं अभी करता हूं ना। अगर आप लोग को S1 ये राइटवर्ड ये S1 है, अब अगर मुझको आप लोग बोलोगे कि सर राइटवर्ड शिफ्ट दिखाओ, क्या दिखाओ, राइटवर्ड शिफ्ट, तो देखो ये हो गया राइटवर्ड शिफ्ट है ना, राइटवर्ड शिफ्ट। पर अब एक डिबेट आ जाएगा, पहला बात तो इंपैक्ट सेम ही है, पहला बात इधर पे देखना, तुम लोग जब इंपैक्ट देखोगे तो तुम लोग देखोगे कि इंपैक्ट सेम ही है। कैसे, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, डिमांड कर डिमांड गिरा, पर सप्लाई जो है वो बढ़ा, तो जब सप्लाई बढ़ा तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्राइस और क्वांटिटी इसमें भी गिर रहा है। पर मैंने क्यों बोला कि खाली एक को करो, मतलब सिर्फ डिमांड को कंसीडर करो, क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसमें ये लोगों ने क्लियरली नहीं बताया कि ज्यादा जोर से किसका इंपैक्ट पड़ा, डिमांड ज्यादा जोर से अफेक्ट हुआ कि सप्लाई ज्यादा जोर से अफेक्ट हुआ, क्योंकि इन्होंने ये बात हमें नहीं बताया, तो मैंने सिर्फ ऑन द सेफ्टी पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए मैं सिर्फ जो है सप्लाई वाला व्यू पॉइंट को इग्नोर करके आगे बढ़ के चला गया। क्या हम लोग ये कर सकते हैं, हाँ, कब नहीं कर सकते, रुको, अगर उन लोग बोल दे कि सप्लाई पर 30% इंपैक्ट हुआ था, डिमांड पे 20%, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग अस कि हम लोग दोनों पे इंपैक्ट दिखाएं, वरना रिलैक्स करो रिलैक्स करो रिलैक्स करो, कोई एक का ही इंपैक्ट दिखाना पड़ता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है। यहां पर जैसी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट देखे, डिमांड इज द मोस्ट कॉमन, डिमांड पे इंपैक्ट दिखाओ रिलैक्स करके। कोई अगर सप्लाई पे भी दिखा दिया, टीचर कोई नाराज नहीं होने वाला है, क्योंकि आंसर तो सेम आएगा सब। सर कैसे, चलो आओ, कोई बच्चा बोलता है नहीं सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन, आप सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम आंसर करो, ले कर देते हैं, ठीक। इधर देखो, ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व बराबर, ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या सप्लाई बढ़ाने का मन था ना तुम्हारा, यही तो था कि सप्लाई बढ़ जाएगा, ले बढ़ा दिया, ले क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस। लेकिन अब इस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस को गिराएं, पर देखो क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ रहा है। अब तुम लोग मुझको एक बात बताओ, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस घट रहा है तो क्या क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, इज इट मेकिंग सेंस, नो, तुमको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि सर कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसलिए हम लोग बोले कि जब ये सब्स्टिट्यूट बोले तो सप्लाई वाला को इग्नोर करके आना। अभी फिर से बोल रहा हूं, इसका सही आंसर क्या होगा, डिमांड का इंपैक्ट करके आना। सही तरीका क्या होगा, डिमांड पे इंपैक्ट करके आना, राइट, क्योंकि इन्होंने सप्लाई का हमें पर्सपेक्टिव नहीं दिया है, हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, उससे और क्लियर होगा, देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स। तो अब किसका बात कर रहा है जोर जोर से, सप्लाई का बात कर रहा है ना अब जोर जोर से। इनपुट का प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ यही आंसर है कि डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि प्राइस ऑफ इनपुट्स बढ़ा है तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये था ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम जो है वो ये हो जाएगा, जिसमें इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ रहा है पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो रहा है। सर समझ में आता है, सर हमें समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन कॉस्ट फंक्शन। अच्छा कोई कॉस्ट फंक्शन होगा, बेसिकली एक ग्राफ होगा, वो यहां पर स्किप हो गया मेरे से, मतलब एक टेबल रहा होगा, लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूं कि अगर एएफसी कभी भी आया तो एएफसी क्या होता है बोलो,
टोटल फिक्स कॉस्ट बाई क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट इनका शेप, एएफसी कर्व का शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो एवीसी कर्व जो होता है उसका शेप क्या होता है, यू शेप्ड होता है। क्या होता है, यू शेप, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। और मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होता है, यू शेप, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इज डिराइव फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज डिराइव फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट, बराबर बात है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। एक और बात बताते हैं, इससे क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांसेस है कि तीनों का जो शेप है ना वो आप डिस्कस करो। मतलब एसी कर्व, एवीसी कर्व और एमसी कर्व। क्वेश्चन ये आता है कि एसी और एवीसी कर्व के बीच में शुरुआत में गैप ज्यादा है, बाद में ये गैप ग्रेजुअली कम क्यों हो रहा है? बिकॉज इनिशियली एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑक्यूपाइज अ हायर पोर्शन ऑफ एवरेज कॉस्ट, एज प्रोडक्शन राइजेस एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल्स, सो द गैप बिटवीन द टू फॉल्स। विल एसी एंड एवीसी एवर टच ईच अदर? नो, बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। Why does average variable cost attain its minimum point before average cost? या ऐसा क्वेश्चन कि मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, यस और नो? यस, because when we consider average variable cost, it is only considering variable cost, but average cost is also considering fixed cost. So to attain its minimum, it needs more time compared to average variable cost. Can average fixed cost be zero? No. Average fixed cost will never touch the x-axis because total fixed cost can never be zero. सर अगर टेबल दिया रहे तो रट लेना, अगर एग्जाम में जीरो क्वांटिटी पर कोई टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है 100, तो समझ जाना ये कौन सा कॉस्ट है जो जीरो यूनिट पे इनकर हो रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। सीक्रेटली बता दिया, मत बोलना एग्जामिनर ने नहीं दिया था। अगर जीरो यूनिट पे टोटल कॉस्ट दिया है मतलब वो कौन सा कॉस्ट दिया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, बता दे रहा हूं। चलो ठीक है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस क्वेश्चन। आएगा ही आएगा इधर से। कैसे? इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा मेरे से इसका एक केस स्टडी पूछा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं इसका केस स्टडी भी पढ़ के बताऊंगा, है ना। पहले क्वेश्चन सुनना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, as per law of variable proportion, when more and more units of a variable factor are applied to a given quantity of fixed factor, the total production first increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and eventually it starts falling. Following are the assumptions of law of variable proportion. There is one fixed factor at least and other factors are variable, yes or no? नंबर 2 कि टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। अजम्पशन लिखना जरूरी है, कोई भी लॉ लिखे हो अजम्पशंस नहीं लिखे हो मतलब पाप माना जाता है। तीसरा क्या जरूरी है, डायग्राम। डायग्राम में तीनों स्टेजेस का बाइफर्केशन, और अच्छे 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 स्टूडेंट्स को भी ये कंफ्यूजन होता है, तो मैं एक बार डायग्राम बताऊंगा, सुन लेना। डायग्राम बनाता हूं और सुन लेना। अच्छा, इसको ना कायदे से ही बनाएंगे, इज्जत से बनाता हूं, रुको। जब डायग्राम बनाओगे तो याद रखना एक के नीचे एक बनना चाहिए, हीरो मत बनना। देखो एक के नीचे एक, एकदम एकदम अलाइन होना चाहिए। सर परफेक्ट है। अब क्या बोला था, एस शेप्ड बनता है। क्या बनता है, एस शेप बनता है। ये देखो, इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, डिक्रीजिंग नहीं डिमिनिशिंग रेट, फिर गिरा। सर बात सही है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जहां पर ये पॉइंट आया इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मार्जिनल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम अचीव करता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर मार्जिनल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम अचीव करता है। तो एक ऐसा लाइन टान दो ना पहले ही, इसका मदद के लिए टान दिए। और जब टीपी मैक्सिमम होता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये लो इसको क्रैश करवा दो, ये लो क्रैश करवा दिया, बूम, और गया नीचे। अब आएगा कहानी का हीरो, ये है टीपी और ये है एमपी। कर्व के एंड में उसका नाम लिखो। ये प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये एमपी और एपी दिखा रहा है, ये इनपुट्स दिखा रहा है, यस और नो। और ये आपका इनपुट बोल रहा हूं, सॉरी, हाँ ठीक है। ये यहां पर जो है आपका, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, यहां पे क्वांटिटी दिख रहा है,
यहाँ पे इनपुट का बातचीत हो रहा है, यस। ये सब दिखा देने के बाद आप लोगों को एक चीज और बताना है, एवरेज प्रोडक्ट अब जो है धीरे धीरे मैक्सिमम होता है यहां पर कहीं पर बीच में कहीं पर, और फिर एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता। स्टेज वन कहां खत्म होता है? जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, जहां एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, तो ये है स्टेज वन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टेज वन खत्म नहीं होता, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद स्टेज वन खत्म होता है। तरीका बताऊं, जब एपी मैक्सिमम तब स्टेज वन, जब एपी मैक्सिमम तब स्टेज वन। पहले आप खाओ, पहले आप, आप मतलब एपी, पहले का मतलब स्टेज वन, पहले आप खाओ फिर तुम खाओ, फिर टीपी मैक्सिमम, तुम का मतलब टीपी मैक्सिमम, और उसके बाद तो बचा खुचा स्टेज थ्री। सर हमें याद हो गया, स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री, ठीक है बराबर है। फिर स्टेज वन में कौन मैक्सिमम हो रहा है? टीप आप बताओगे एपी मैक्सिमम होता है, टीपी राइजेस रीचेस द इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड देन राइजेस एट अ स्लोअर पेस, एपी बिकम्स मैक्सिमम, एमपी बिकम्स मैक्सिमम एंड स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है कि नहीं है? व्हेन टीपी, अच्छा फिर स्टेज टू में हियर टीपी राइजेस एंड ग्रेजुअली बिकम्स मैक्सिमम, एमपी फॉल्स एंड बिकम जीरो, एंड बियॉन्ड स्टेज टू ये रैशनल प्रोड्यूसर किस स्टेज में ऑपरेट करने का सपना देखता है? स्टेज टू में। अच्छा अब एक केस स्टडी क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा था, मैंने उसको रिप्लाई कर दिया था पर्सनली, शिवम है, एक सेकेंड ना, मैं पढ़ देता हूं, मैंने शिवम को पर्सनली जवाब दे दिया है पर फिर भी पढ़ देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या था, एक मिनट ना फोन निकालने दो। A clothing factory uses a fixed number of सिलाई machines, सुइंग machines लिखा था, समझाने के लिए सिलाई बोला। A clothing factory uses a fixed number of sewing machines, fixed number बोलते ही short run आ गया, law of variable proportion works in short run, it can however vary the number of workers, workers बदल सकता है पर machines नहीं, मतलब law of variable proportion का सुगंध आने लग गया। आगे, recently the manager observed that despite hiring more workers, और वर्कर्स हायर करने के बाद भी डेली आउटपुट ऑफ शर्ट्स produced by each additional worker has decreased even though the total number of shirts produced day per day by all workers taken together continues to increase। टीपी बढ़ रहा है पर जिस तेजी से बढ़ रहा है बाई ईच एडिशनल वर्कर वो तेजी घट रहा है, तो ऐसा किस स्टेज में होता है? स्टेज टू में होता है कि टीपी अभी भी बढ़ रहा है पर एडिशनल प्रोडक्टिविटी घट गया, ये कौन सी स्टेज का सुगंध है? स्टेज टू का। यही क्वेश्चन था, विच स्टेज इज दिस? समझ में आया? एक रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज टू पे काम करेगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। टू फीचर्स ऑफ मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सिंगल सेलर, सेलर इज द प्राइस मेकर, याद रखना और डायग्राम बना देना। शो हाउ, ये तो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, इसमें तीन में से एक आएगा। देखो एक बात समझ लो, परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, सुन लो, यहां मेजॉरिटी लोग गलती करते हो, सुन लो, डायग्राम गलत बनाते हो तुम लोग। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में एक फर्म, परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कर सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कर सकता है, लॉसेस भी इनकर कर सकता है, बट इन द लॉन्ग रन दे विल ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स। एग्जाम में क्वेश्चन इनको क्या देना चाहिए? 6 नंबर का देना होता ना, तो बोलते कि अ फर्म अंडर सुपर नॉर्मल, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन कैन मेक ऑल द थ्री, एक्सप्लेन, तो तीनों का डायग्राम बनाना पड़ता इसमें, लेकिन बिचारों ने क्या पूछा है? सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब ना मैं तुमको तीनों डिस्कस करूंगा, एक नहीं तीनों। जब मैंने ये क्वेश्चन डाला है यहां पर, इसका मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा सवाल आया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल आने वाला है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। चलो डायग्राम पर लेके चलता हूं तुमको, मैं डायग्राम खोल ही रखा हूं यहां पर, आ जाओ डायग्राम पे आते हैं।
खुलो भाई, क्या हो गया? हाँ आ गया ना। चलो आओ भाई, एवरीवन यहां पर ध्यान से सुनोगे, एवरीवन यहां पर ध्यान से सुनोगे। डायग्राम डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का डायग्राम। ये डायग्राम बनता कैसे है वो समझ लो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का डायग्राम बनता कैसे है ये कायदे से सुन लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ रहा है, इधर देखो मैं बताता हूं, मैं बना के दिखाता हूं। पहला बात तो परफेक्ट कंपटीशन है तो ये डायग्राम तो तुमको पता है कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्वांटिटी दिखाता है, ये प्राइस दिखाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होता है। और हमने क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ रखा है कि इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एमसी इक्वल टू एमआर, व्हेन एमसी इक्वल टू एमआर, बराबर बात है। तो एमआर तो ये एआर ही है, एमआर तो दोस्त ये एआर ही है। अब मेरे दोस्त मैं तुमको क्या बोलता हूं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है उसका शेप क्या होता है? यू शेप्ड होता है। क्या होता है? यू शेप्ड होता है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, उसका यू शेप्ड को मैं बना दिया। सारे लोग अग्री करेंगे मैं मानता हूं, यस। और मार्केट में ये प्राइस हम लोग चार्ज कर रहे हैं, हाँ या ना? यस और नो बोलना पड़ेगा। यस सर ये प्राइस चार्ज कर रहे हैं। और ये क्या है? मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो एमसी और एमआर कहां इक्वल हो रहा है? कल व्योम से इस बारे में बात हो रहा था, इस पॉइंट पे फ्रॉम बिलो, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। व्योम याद है तुम्हारा? एक क्वेश्चन आया था, फ्रैंक लेफ्ट पेज ऊपर वाला पोर्शन, के वाज द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द फ्रैंक बुक। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये याद है क्या? ई है इक्विलिब्रियम पॉइंट, बराबर बात है। अब मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं, बराबर है। सीक्रेट ट्रिक, क्या सीक्रेट ट्रिक? तुमको पता है कि एमसी तो एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट से ही जाएगा, अभी तो पढ़ाया ना, एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट से जाएगा। तो अब तुम अपने हिसाब से अरेंज करो। एक बात बताओ, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो प्राइस से कॉस्ट कम ही होगा ना, तो नीचे की तरफ बनाओ। मतलब ये देखो एवरेज टोटल कॉस्ट, देखो ये नीचे की तरफ बनाया, कहां बनाया? नीचे की तरफ, इतना दिखा। अब यू कर दे, यू, यू हो गया हाँ या ना? ये ध्यान में रखना है कि ऐसे बनाना है कि मिनिमम पॉइंट हमेशा एमसी से पास हो रहा हो, या एमसी हमेशा मिनिमम पॉइंट से पास हो रहा हो। अब एक बात बताओ, ये जो लाल लाइन है ये इस लाइन को कहां पे टच कर रहा है? इधर पे, हाँ या ना? उधर से एक लाइन बना दो। ये हो गया मेरा कॉस्ट लाइन। क्या लाइन हो गया बोलो? कॉस्ट लाइन। क्या हो गया बोलो? कॉस्ट लाइन। प्राइस कॉस्ट से जितना ज्यादा होता है उसी को तो प्यार से क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बना दिया ना डायग्राम? क्या ये डायग्राम टफ था? बिल्कुल नहीं, शेड कर देंगे। आगे बढ़ता हूं। सर सीक्रेट सेम है। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि सर नॉर्मल प्रॉफिट का बता दीजिए, किसका बता दीजिए? नॉर्मल प्रॉफिट का बता दीजिए। तो अगर सर आपसे कोई नॉर्मल प्रॉफिट का पूछ लेता है तो फिर मैं आपको सीक्रेट ट्रिक बताता हूं। फिर सर नॉर्मल प्रॉफिट का जो तरीका है वो ये है कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल कर दो, एमसी कर को यहां से पास करा दो, यहां पे टान दो, ये क्वांटिटी दिखाएगा, ये प्राइस दिखाएगा। पर यहां मुझे नॉर्मल करना है, मतलब यहां कॉस्ट और प्राइस बराबर चाहिए। तो मैं क्रैश ऐसे कराऊंगा कि मिनिमम पॉइंट यहां आएगा, ऊपर चल जाएगा। अब यही प्राइस और यही कॉस्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट। मेरा क्वेश्चन तो यही मांग रहा था। अब आएगा लॉस। अब दोस्तों अगर लॉसेस का केस आ गया तो हम लोग उसके लिए भी तैयार है। आओ फिर सर लॉसेस के केस में आ जाओ। सर अगर लॉसेस के केस में आ जाए, सर अगर लॉसेस के केस में आ जाए तो फिर मैं आपको बता देता हूं, तो फिर आपको बता देता हूं कि यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना। अगर यहां पर आ गया, ये y है ये x है, तो अब अगर यहां पर आप लोग ध्यान दोगे तो प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों इक्वल है। मार्जिनल कॉस्ट इधर से नीचे से गया, यस और नो? तो यहां पर क्वांटिटी डिसाइड हो गया, हाँ। यहां पे प्राइस डिसाइड हो गया, पर यहां तो सर दिल मांगे मोर, ये तो लॉसेस है। तो यहां एवरेज टोटल कॉस्ट तो, जी हाँ, ऊपर होगा। तो अब हम लोग इसमें एक स्पेशल चीज करते हैं, जहां ये मीट कर रहा है ना, इसको ऊपर पुश करते हैं, और फिर जहां वो मीट करेगा वो मेरा कॉस्ट पॉइंट आएगा, और ये मेरा लॉस एरिया आ गया है। सर क्या हमें बात समझ में आ गया क्या? जी सर। सर ये बुक हमारे बुक में है? हाँ सर।
हमने तो बस रिवाइज करवाया, लेकिन 3 में एक पूछेंगे ही पूछेंगे वो लोग, बराबर बात है। इससे मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं कि वो सप्लाई कर्व वाला क्वेश्चन मत भूलना कि डिराइव द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इन द शॉर्ट रन। तो आपको याद है ना कि दैट पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विच लाइज अबव द शटडाउन पॉइंट इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। मैंने इसका रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में डाल रखा और हमारे इसमें भी है, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, शटडाउन एंड ब्रेक इवन पॉइंट नाम से डाला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ये वाला पॉइंट देखो, सप्लाई कर्व है, याद है क्या, याद है क्या? हाँ सर, भूलना मत, दोनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है, शटडाउन और ब्रेक इवन वाला तो पूछता ही पूछता है। देखो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्लास को, आंसर शीट भी सॉल्व करने वाला रिकॉर्डिंग डालूंगा, अभी बोल दे रहा हूं, शटडाउन और ब्रेक इवन से या इस एरिया से परफेक्ट कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन आ रहा है 4 से 6 नंबर का। इससे ज्यादा और कितना क्लियरली सुनोगे? प्रैक्टिस कर लो शटडाउन और ब्रेक इवन पॉइंट वाला आंसर को, और ये तीनों डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लो, 6 नंबर पॉकेट में है। समझ में आया? राइट। क्या आएगा क्वेश्चन अगर इधर से आया? टू डिराइव द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन। तो सप्लाई कर्व इज दैट पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच लाइज अबव द शटडाउन पॉइंट। फिर तुम शटडाउन पॉइंट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वाला डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट और शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट तब होता है जब प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होता है, ब्रेक इवन तब होता है जब प्राइस और एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है। एग्जाम में अगर अच्छा क्वेश्चन देना है टीचर को तो वो क्वेश्चन देगा ब्रेक इवन और शटडाउन पॉइंट के बीच में फर्क बता। तो याद रखना, ब्रेक इवन पॉइंट पे प्राइस और एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है, शटडाउन पॉइंट पे प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होता है। और फिर डायग्राम दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस डायग्राम है। सर आप ही दिखा दो ना डायग्राम एक बार, चलो लो बना देता हूं। इधर देखो, एक बार और बता रहा हूं, पर किसी को हौले हौले चाहिए तो वो शटडाउन और ब्रेक इवन वाला देख लेना। इधर देखो यहां पर, ये रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये रहा एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या ये डायग्राम अपना पहले देखा हुआ है? हाँ सर देखा हुआ है। और अब बूम, ये कौन सा है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब अगर प्राइस P1 चार्ज करते हो तो ये पॉइंट तुम्हारा बन जाता है शट डाउन पॉइंट। अगर तुम प्राइस P2 चार्ज करते हो तो ये पॉइंट तुम्हारा बन जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब मार्क्स काट दे टीचर, मान लेंगे। और सप्लाई कर्व कौन सा हिस्सा है? जो हिस्सा MC का शटडाउन पॉइंट के ऊपर है। सर हमें बात क्लियर है सर, सर हमें बात क्लियर है सर। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ अ फर्म कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट, उसी रिकॉर्डिंग में MC इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। और फिर तुम्हें तीनों कंडीशंस बताना पड़ेगा कि हियर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट 2 पॉइंट्स A एंड K, but under no circumstances would a producer want to stop at point A because he has just been able to recover everything. Here still they can sell more, so this will be the equilibrium point. पूरा डिस्कशन करवाया हुआ है, लिखाया हुआ है, बस बता दिया। हाँ वाओ क्या बात है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर ये लोग सम ना दे, ऐसा हमने तो होते हुए नहीं देखा। इन्वेस्टमेंट या मनी मल्टीप्लायर पे इन लोग सम ना दे, ऐसा हमने तो होते हुए नहीं देखा। फर्क है सर, अगर क्रेडिट क्रिएशन करना है, मनी मल्टीप्लायर करना है, तो फॉर्मूला था मनी मल्टीप्लायर का 1 बाई लीगल रिजर्व रेशियो, भूलना नहीं है। पर अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आ गया तो दो फॉर्मूला होता है, तीन होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, चेंज इन इनकम बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या 1 बाई 1 माइनस MPC, या 1 बाई MPS। और जनरली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगर क्वेश्चन सेटर होता ना, मैं सेट कर रहा होता तो मैं क्या क्वेश्चन देता बोर्ड्स में पता है, और उसका मैं तुमको प्रैक्टिस भी अभी करा देता हूं। मैंने तो न्यूमेरिकल डाल रखा है यहाँ पे, पर मैं तुमको उसका प्रैक्टिस भी करा देता हूं। मैं क्वेश्चन देता डिराइव करके दिखाओ, ये रिलेशन ये वाला, ये तो मालूम है हमें, है ना, कि K इक्वल टू डेल वाई बाई डेल आई। मैं बोलता ये डिराइव करके दिखाओ, सूता शेष हो जाता आधे लोगों का। करे बात,
चलो सर फिर करा दो बातें, अभी करा दो बात फिर। लो अब मैं बात कराता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर बात को ध्यान से सुनना। दोस्त तुमको एक बात मालूम है, इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से इक्वल होता है। आज दोस्त एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। एग्रीगेट डिमांड में दो हम लोग कंपोनेंट्स लेते हैं, सी प्लस आई। दोनों तरफ y से डिवाइड कर दे क्या? दोनों तरफ y से डिवाइड कर दे क्या? किससे डिवाइड कर दे क्या? बोलो। y से डिवाइड कर दे सर, तो कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, दोनों तरफ y से डिवाइड करने से पहले दोनों तरफ मैं डेल्टा लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? डेल्टा लगा दिया। अब दोनों तरफ डेल्टा y से डिवाइड करो, तो डेल्टा y बाई डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा y प्लस डेल्टा आई बाई डेल्टा y। कौन कौन अग्री कर रहा है? दोनों तरफ मैंने किससे डिवाइड किया? डेल्टा y से। सर तो इससे क्या फायदा हो गया? तो इससे क्या फायदा हो गया? मैं बोला अरे यार एक बात मुझे बताओ, के क्या था? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या था? चेंज इन इनकम बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना? तो 1/k क्या होगा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट बाई चेंज इन इनकम, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस और नो बोलना पड़ेगा। तो अगर ऐसी बात है तो डेल वाई बाई डेल वाई 1 है, डेल सी वाई बाई डेल सी बाई डेल वाई जो है उसको मैं क्या बोलता हूं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये किसका फॉर्मूला है? एमपीसी का। चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन इनकम किसका फॉर्मूला है? एमपीसी का है। प्लस ये क्या है? 1/k। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो अगर ऐसी बात है तो 1 माइनस एमपीसी हो गया 1/k। तो k कितना हो जाएगा? उल्टा कर लो, 1/1 माइनस एमपीसी। यही तो फॉर्मूला था। सर क्लियर है? हम लोग ये नोट कर लेंगे सर फटाक से, हम लोग ये फटाक से नोट कर लेंगे सर। बात 5 ही लाइन का है, फटाफट नोट कर लेंगे अपने सर। सर हमने नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। खैर उस सम को तो करते हैं ना, जो सम था वही नहीं किए अपने, सॉरी। बताओ, ये बेचारा घबरा गया, इतना डिस्कशन हो गया, एक बार फिर खोलना पड़ेगा, रुक जाओ 1 मिनट। सम्स में चल रहे थे ना, सॉरी। तो आ जाओ, अब देखते हैं ना क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट व्हेन एमपीसी इज दिस। अच्छा, चेंज इन इनकम है 1000 अभी तो, और एमपीसी है 0.5, बराबर ना? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मैं ये बोल रहा हूं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तो बस डेल्टा आई निकालने का है हमें, हाँ या और नो? तो मैं बोल रहा हूं डेल्टा वाई दिया हुआ है 1000, 1000 बाई डेल्टा आई को x मान लो, बाई 1 माइनस एमपीसी, यानी 1 माइनस 0.5 कितना होता है? 0.5। अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। खत्म हो गया। यस और नो? व्हाट इज मेंट बाई ऑटोनॉमस कंजम्पशन? ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि यानी कि देखो C इक्वल टू ए प्लस बी वाई में A होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन दैट विल टेक प्लेस इवन इफ देयर इज नो इनकम, दैट इज कंजम्पशन व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम, इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इसका ग्राफ ना भूलें आप लोग, ग्राफ क्यों भूल जाते हो? ये है और ये पॉइंट है A, और इसका इक्वेशन होता है C इक्वल टू
ए प्लस बी वाई। आगे बढ़ते हैं सर, और फिर इसको डिस्क्राइब कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ओ माय गॉड। इसमें तो एक क्वेश्चन आ ही रहा है, डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड, यानी डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप से सर एक क्वेश्चन आ रहा है, 6 नंबर का आ रहा है। मतलब जब दोनों तैयार करके जा रहे हो तो 6 नंबर लेके आ रहे हो। सुन लो, सबसे पहला बात, एडी और एएस कर्व को यूज करके है। अच्छा ये भाई साहब फिजिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे फिजिकल है, क्या है इसका मतलब? फिजिकल है। अब आओ पहले बात, डेफिशिएंट डिमांड कब होता है? समझो, पहले मैं डेफिनेशन बोलूंगा। डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप refers to the situation where aggregate demand falls short of the aggregate demand required to complete the output at full employment। जो full employment output होता, if equilibrium is achieved before that, that is referred to as situation of deficient demand। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का ये केस है। अब हम लोग इसमें ना पहले तो एडी कर्व बनाए, एडी कर्व ऐसा दिखता है और एएस कर्व हमारा ऐसा दिखता है। लेकिन यहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या इतना है या इससे कम है? इससे कम है। तो फिर हम लोग ये इससे, अच्छा ये था डिजायर्ड, ये था डिजायर्ड कि काश ये होता तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता, क्यू इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट खैर एडी फॉल्ट शॉर्ट, एडी फॉल्ट शॉर्ट, तो एडी इज फॉलिंग शॉर्ट। तो यहां पर ये जो है एक्चुअल एडी वन है, ये एक्चुअल एडी वन है। तो ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से यहां पर जो गैप क्रिएट हो गया ना, ये जो गैप क्रिएट हो गया, ये डेफिशिएंट डिमांड है। ग्राफ में दिखाना पड़ेगा डेफिशिएंट डिमांड, आपके पास डायग्राम बनाया हुआ है नोट्स के अंदर, डेफिशिएंट डिमांड बनाना पड़ेगा। अब डेफिशिएंट डिमांड को गवर्नमेंट फिस्कल मेजर, फिस्कल मतलब टैक्सेस से रिलेटेड, टैक्स को रिड्यूस कर दो तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, तो लोग डिमांड बढ़ा देंगे। और मॉनिटरी मेजर, तो आरबीआई को बोलो कि जो बैंक रेट है वो कम कर दे, जिससे लोग और लोन लेके और खर्चा करें। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके ऊपर पूरा डायग्राम और बातचीत करो। टू क्वालिटेटिव मेथड्स, इसमें आपका है मॉरल सुएशन बोल सकते हो, फिर रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट बोल सकते हो, ये सब है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव मेथड्स है। आगे, टू सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, स्टैंडर्ड और स्टोर। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस, ओ माय गॉड। अब अगर हम लोगों को करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स बोल दिए, इसका मतलब पहले तो सरप्लस और डेफिसिट बता दो, पर करंट अकाउंट के अंदर आता क्या है? गुड्स का ट्रेड आता है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिस्कशन होता है यहाँ पे, सर्विसेज का ट्रेड होता है, वो सारी चीजों को हम लोगों को बताना है। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड इनकम टैक्स? कुछ नहीं है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। आओ डिस्कशन कर ले क्या हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। डायरेक्ट टैक्स इज इंपोज्ड ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, इनडायरेक्ट टैक्स इज इंपोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। Burden of direct tax cannot be shifted, burden of indirect tax can be shifted। Direct tax impact and incidence is on the same person, indirect tax impact and incidence are on two different persons। Very important question, oh my god। 4 ways of redemption of public debt आ ही रहा है सर, आ ही रहा है सर, एक या दो या तीन आएगा ही। जैसे सिंकिंग फंड बना लो, हाउ टू रिडीम पब्लिक डेट, रिडेम्पशन ऑफ डेट से क्वेश्चन है। सिंकिंग फंड बना लो एक अकाउंट, उसमें एक अमाउंट जमा करते जाओ और फिर लास्ट में गवर्नमेंट लोन रिपे कर देगा लोगों का बजट के अंदर। नंबर 1 तरीका है डेट रिपे करने का। एनविटी, ईयरली कुछ अमाउंट को पे करते चलो, एनविटी पेमेंट हो सकता है, टर्मिनल एनविटीज बोलते हैं उसको, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा हो गया चेंज द स्ट्रक्चर, ओल्ड लोन का ढांचा को बदल के न्यू लोन में कन्वर्ट कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट है सिंकिंग फंड, पढ़ना अपने को 4 है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है सिंकिंग फंड, वो स्किप करके मत जाना, ठीक है? तो ये रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद भी अगर नहीं लिख करके जाओगे तो गड़बड़ है। फिर है सर्कुलर फ्लो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताएं? हाउस होल्ड, एक तरफ हाउस होल्ड दिखा देना, एक तरफ फर्म दिखा देना, बीच में बैंक दिखा देना, रियल फ्लो बता देना, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मॉनिटरी पेमेंट दिखा देना, इंजेक्शन और लीकेजेस बता देना। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। 2 रीजंस व्हाई जीडी, हाँ, क्या जीडीपी रियल इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलफेयर का? नहीं। इसका मैंने आपको 3 ट्रिक लिखाया था। डेन ट्रिक क्या था बोलो ना,
ट्रिक क्या था बोलो ना, ट्रिक क्या था बोलो ना, देन। अरे ट्रिक बोलो ना क्या है, देन बोलो ना क्या है, देन। अरे बोलो ना, देन बोलो ना, देन। डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। भले ही कंट्री में रिच रिचर हो, पुअर पुअर हो, तो जीडीपी तो बढ़ेगा, पर क्या वेलफेयर बढ़ेगा? नहीं। ई एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। सो इंडस्ट्रीज आर पॉल्यूटिंग, इंडस्ट्रीज आर पॉल्यूटिंग, इट्स अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, पर जीडीपी तो बढ़ रहा है ना सर। एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, उनकी वजह से क्या हमारा वेलफेयर इंप्रूव नहीं होता? होता है। पर क्या जीडीपी इंप्रूव होता है? नहीं होता है। तो कहां से इंडिकेटर हुआ? लिखाया हुआ है क्लास में, नोट्स में लिखाया हुआ है, लर्न कराया हुआ है। यस सर। अच्छा, अब आ गया नेशनल इनकम का सम। मुझे जो फीलिंग आ रहा है एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड से आएगा, पर इसमें तीन ही मेथड है, तो उसमें क्या ही है, इस करके अपने सभी अच्छे से प्रैक्टिस किए। पर ये वाला सम मेरे को खासा इंपॉर्टेंट लगा। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ये सम करके चले जाए, क्योंकि देखो सम्स जब आ जाता है ना, तब सारा प्रेडिक्शन चला जाता है। कॉन्सेप्ट में मैं हीरो बन के बता सकता हूँ, सम्स में तो मैं सर बस पेपर कंप्लीट करने के लिए डाला। अच्छा सम है, पास्ट पेपर का, पास्ट पेपर का है। कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी। मैं बोला भैया एनएनपी एट एफसी तुम बाद में आना, पहले क्वेश्चन तो देखिए कहां से आया है, यही नहीं पता। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम मेथड लग रहा है, इनकम मेथड लग रहा है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनकम मेथड है, इनकम मेथड का डेटा है। ओहो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड है। ये लोग ऐसे कंफ्यूज करेगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तुमको एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद पता करना है कौन सा मेथड है। हालांकि इसमें इन्होंने एक्सपेंडिचर मेथड देख के बहुत बड़ा दया कर दिया हम पर अगर नहीं भी देते तो अपने को एहसान के भरोसे नहीं रहना है, जिसका इंफॉर्मेशन ज्यादा वही होगा यूज। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी कितना हो गया बोलो, 1000। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, पहले तुम सारा एक्सपेंडिचर जोड़ते हो तो तुम्हें जीडीपी एट एमपी मिलता है। क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। सी मिल गया 1000 करोड़ बराबर, मुबारक हो। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है बराबर ना। नेट एक्सपोर्ट्स, एक मिनट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कोई जगह नहीं है इसके लिए, कोई जगह नहीं है, फिक्स कैपिटल नहीं। ओहो अच्छा, होशियार बन रहे हैं। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। क्या है? इन्वेस्टमेंट, पर इसमें लिखा क्या है? नेट। तो अगर जीडीपी निकालना है तो मुझे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी वापस ऐड कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन होता है, नेट है मतलब डेप्रिसिएशन इसमें से हटाया हुआ है, हमें वापस ऐड करना है। क्वेश्चन खेल गया आपके साथ। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ 380 प्लस 170। अगर जीडीपी एट एमपी निकालना है तो सी हो गया, आई हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया नहीं है, अच्छा दिया है 550 करोड़। सी हो गया, आई हो गया, जी हो गया। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो मेरा -30 करोड़ है। सी है, जी है, आई है, एक्स है। नेट एक्सपोर्ट से मतलब एक्स माइनस एम किया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है मुझको। हाँ, तो मैं इन चारों को जोड़ सकता हूं, इन चारों को ऐड कर सकता हूं। 1000, ये दोनों को ऐड कर रहा हूं तो 550 आ रहा है क्या? 550 और 1000, अच्छा 550 और 550 होता है 1100, 1100 और 1000 होता है 2100। 2100 में से ये गया तो 2070 आ रहा है, 2070 आ रहा है। लेकिन अभी ये मेरा जीडीपी एट एमपी आया दोस्तों, तो मैंने अभी तक कुछ सच निकाला नहीं है। अब आगे काम करता हूं ना, जीएनपी एट एमपी था इनका इच्छा, तो डीपी में एनएफआई ऐड कर लो, क्योंकि इनको क्या चाहिए था, मैं कहां पे आऊं? जीएनपी एट एमपी पे आऊं ना, इनका ये इच्छा है। तो इसमें मैं एनएफआईए जोड़ दूंगा। अब एनएफआईए कितना है? -20। भले ही फॉर्म लिखा हो, हम लोग गधे नहीं है। -20 है मतलब -20 करना होगा, क्योंकि प्लस ऑफ -20 इज -20। तो 2050 जीएनपी एट एमपी मेरा आ रहा है। पर इन्होंने एक और चीज नेशनल इनकम भी बोला था, याद रखना बाबू। डोमेस्टिक इनकम को हम लोग बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, प्लीज। डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, और नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। खैर जो भी है, अभी यहां पर सुनना, जीएनपी एट एमपी आ गया। अब एनएनपी एट एफसी पे आते हैं, तो ग्रॉस में से डेप हटा देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितने का था?
170 हटा देना होगा, और एमपी में से अगर उस पे पहुंचना है तो एनएफआईए भी नहीं सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देना होगा ना, एमपी से पहुंचना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 150, तो 150 भी हटा देना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो। जी सर। तो यहां पर जब आप लोग 2050 में से ये दोनों को माइनस कर दोगे, माइनस करना सबको आता है, देख लेना भैया, 2050 में से 320 माइनस करना है, चेक कर लेना अपना कितना आ रहा है आपका, 1720 टाइप्स कुछ आएगा, देख लेना, 1730 टाइप्स कुछ आएगा। क्या सर हमें बात समझ आया? एमसीक्यू तो मैंने पूरा कवर करवा ही दिया है। एक और अच्छा क्वेश्चन सानवी ने अभी आते आते भेजा है, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूं केस स्टडी का। अच्छा है, मतलब क्योंकि सानवी का मन है तो हम बता दे रहे हैं कि भाई केस स्टडी है तो करवा देता है, सबको ही सुन लेना। मैंने इंपॉर्टेंट पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया, और इसमें से 70 नंबर आएगा ही आएगा 80 में से, जितना डिस्कशन हुआ है क्लास में, अगर ठीक से सुने हो तो एक एक बात। अभी आते हैं किस पे, सानवी के क्वेश्चन पे ना। क्या था क्वेश्चन, सुनना, थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी लिखी है, लड़की लोग का ये आदत ही है, इधर पे सुनना क्या है क्वेश्चन। हाँ जो भी है क्वेश्चन सुनो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑन द एडवाइस ऑफ आरबीआई, ऑन द एडवाइस ऑफ आरबीआई, गवर्नमेंट imposed a moratorium on yes bank with effect from 6 pm on March 5 up to April 3। मोराटोरियम का मतलब एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया है गवर्नमेंट ने यस बैंक नाम के कमर्शियल बैंक के ऊपर, आरबीआई के एडवाइस पर। आरबीआई इज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, भूलना नहीं, आरबीआई इज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Subsequently, the RBI superseded the private sector's lender board and appointed as an administrator Prashant Kumar, who was serving as CFO and deputy managing director at SBI। तो SBI से एक आदमी को उठाया और शायद उसमें डाल दिया, यस बैंक में डाल दिया। मिस्टर कुमार रिजाइन फ्रॉम एसबीआई टू अज्यूम चार्ज एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यस बैंक, जो हमने आपको बोला। अंडर द मोरेटोरियम डिपॉजिट विड्रॉल्स हैव बीन कैप्ड एट 50,000, मतलब कोई भी 50,000 से ज्यादा अपना डिपॉजिट्स को एक बार में निकाल नहीं सकेगा, ठीक है। Within 24 hours, RBI proposed a reconstruction scheme under which SBI could take a maximum 49% stake in the restructured capital of the bank। मतलब आरबीआई के पास एक पावर आ गया कि वो बैंक का जो है ना 49% जो है वो बेसिकली अपने अंदर ले सकता है, बैंक आरबीआई अपने पास ये ले सकता है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फंक्शन विच आरबीआई हैज परफॉर्म्ड हियर, विच आरबीआई हैज परफॉर्म्ड हियर। तो भैया ऐसा है कि आरबीआई ने यहां पर जो है अपना दो मेजर फंक्शंस, तीन मेजर फंक्शंस परफॉर्म किया। रेगुलेटर, आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, अरे आरबीआई रेगुलेट्स अदर बैंक्स, आरबीआई इज अ सुपरवाइजर, आरबीआई इज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। क्या कैसे, फर्स्ट लाइन में आरबीआई ने एडवाइस किया था गवर्नमेंट को। रेगुलेटर क्यों, क्योंकि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के एक्शंस को रेगुलेट और सुपरवाइज कर रहा है। ये जो ऐसे ही एसबीआई से उठा के किसी और के बोलने पर चला जाएगा क्या? आरबीआई बोला है कि एसबीआई के चेयरमैन तुम जाओ और यस बैंक को संभालो, तो बेसिकली सुपरवाइजिंग एंड रेगुलेटर रेस्ट्रिक्शन इंपोज करवा रहा है और एडवाइस कर रहा है गवर्नमेंट को, तो एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, तो रेगुलेटर, सुपरवाइजर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। और इसके ऊपर अब पूरा कहानी लिख दो। अच्छा सर, सर बात समझ में आया। एक और बच्चे का फोटो आया है, शिवम का। शिवम ने क्या क्वेश्चन भेजा है, ओ माय गॉड। चलो ठीक है, देखते हैं ना क्या है यहां पर। क्वेश्चन को एकदम सुनेंगे। शिवम ये क्वेश्चन कहां से उठाया बेटा? शिवम बोलो बोलो, तुम बोल पाते हो, मेरे को याद है। हाँ बच्चा लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बोला स्कूल में आया था सर। क्वेश्चन पढ़ूं क्या? चलो पढ़ देता हूं, है ना। हालांकि आलस सा आ रहा है पर ठीक है, पढ़ देते हैं ना, बोर्ड में क्या आलस करे। क्वेश्चन कहाँ गया भाई, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन में बहुत सारा कहानी लिखा है, बहुत अच्छा अच्छा लैंग्वेज लिखा है, 2 पैराग्राफ, कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन अब हम बोलते हैं, पहला क्वेश्चन तुम लोग देखो। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व मनी?
Give the measure of reserve money in India. What do you mean by reserve money? Give the measures of reserve money in India. What do you mean by reserve money? Give the measures of reserve money in India. तो सर सबसे पहला बात तो कि अपने को बताना है रिजर्व मनी का मतलब है मॉनिटरी बेस या हाई पावर्ड मनी. रिजर्व मनी का मतलब है मॉनिटरी बेस या हाई पावर्ड मनी. लिख लो रिजर्व मनी इज इक्वल्स टू मॉनिटरी बेस और हाई पावर्ड मनी. और हाई पावर्ड मनी कैसे कैलकुलेट होता है? तीन चीज इंक्लूड होता है. करेंसी इन सर्कुलेशन, बोलो बोलो, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स विद आरबीआई, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. ठीक है ना, ये याद रखना है अपने को. ठीक है, मैं वो भी डाल दूंगा. सेकंड क्वेश्चन क्या था? हाउ कैन इन्फ्लेशन बी कंट्रोल्ड? हाउ कैन बैंक कंट्रोल इन्फ्लेशन? बताओ क्या क्वेश्चन है. ओपन मार्केट ऑपरेशन से. ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट क्या कर सकता है? बेसिकली गवर्नमेंट स्टार्ट सेलिंग द, आरबीआई स्टार्ट सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे, उससे कंट्रोल हो सकता है ना. एक टर्म आया है, उससे बच्चा डर सा गया है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF. बच्चा डर सा गया है. लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है? हालांकि एक अलग कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए समझ लो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. एग्जाम में आ गया तो तुमको रेपो और रिवर्स रेपो पे लिखना है. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पे आ गया तो रेपो और रिवर्स रेपो पे लिखना है. विच फंक्शन ऑफ मनी कंप्राइजेज लोन्स एंड फ्यूचर पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. मनी का कौन सा फीचर है जो फ्यूचर पेमेंट से डील करता है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. फ्यूचर पेमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आया तो लिख लो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स वाले पॉइंट का आंसर लिखना होगा अपने को, है ना. एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो पाए ऐसा कौन सा प्राइमरी फंक्शन इंश्योर करता है? ऐसा कौन सा फंक्शन इंश्योर करता है? स्टोरेज ऑफ वैल्यू. क्योंकि अगर मनी स्टोर नहीं करोगे तो उसको फ्यूचर पेमेंट्स के लिए यूज कैसे करोगे? तो स्टोरेज और स्टैंडर्ड साथ साथ में जाता है. और फिर पूछा व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी बेस. तो वही मॉनेटरी बेस मतलब हाई पावर्ड मनी. इसमें तीन चीज होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. ये आपका जो होता है इसके अंदर जो है ये है. ठीक है ना. तो इसमें सर क्या कमर्शियल बैंक्स का रिजर्व आता है? हाँ सर आता है. सानवी आज मेरे से एक पूछी बात कि सर करेंसी इन सर्कुलेशन में क्या हम लोग बैंक्स के पास, जो कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स है वो इंक्लूड करते हैं? नहीं करते हैं. पर अगर एग्जाम में आ गया मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी पे, लिख लो मॉनेटरी बेस, हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी पे आ गया तो हम लोग लिखेंगे मनी इन सर्कुलेशन. फिर से लिख ले रहा हूं, मनी इन सर्कुलेशन प्लस आपका रिजर्व्स विद कमर्शियल बैंक्स, रिजर्व्स विद कमर्शियल बैंक्स प्लस आपका जो भी है आपका यहां पर जो है अदर डिपॉजिट्स, है ना. रिजर्व विद कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, other deposits with RBI from commercial banks and government. Reserves with commercial banks, reserves with commercial banks या deposits with commercial banks. Yes sir. तो दोस्तों as far as the discussion is concerned, मैं अभी इसको यहां रोकूंगा. इंडिविजुअल डाउट जो आपके आए हैं वो ऑलवेज मैं आंसर करूंगा हमारे स्टूडेंट्स के. सो दैट्स इट. गुड लक एवरीवन.